एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीयूईटी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आनुवंशिकता एवं विभिन्नता वाले चैप्टर का अगला लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्परिवर्तनवाद के बारे में। अगर मैं पीछे की क्लासेस को आपको लिंक करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो हमने अभी तक पढ़ लिया था कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, मेंडल ने क्या क्या काम किए थे, उनके कामों के क्या क्या अपवाद थे। फिर हमने लिंग जो आपके पास एक तरीके से जो संयोजन होता है, लिंग एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करती है, हमने उसके बारे में देखा था। हमने गुणसूत्रों का क्रोमोसोमवाद जो सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में देखा था। और स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास अगर जो आनुवंशिक पदार्थ है, जिसे हम डीएनए कह रहे हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, जिसे हम गुणसूत्र कह रहे हैं, अगर उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए जो कि सामान्यतः नहीं होते, सामान्य से कुछ बदलाव उनकी संरचना में, उनकी बनावट में, उनकी संख्या में आ जाती है, तो क्या इसका प्रभाव किस तरीके से जीवों के ऊपर पड़ता है, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो डीएनए है, या जिसे हम गुणसूत्र कह रहे हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, उसकी संख्या में या उसकी संरचना में, उसकी बनावट में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये उत्परिवर्तन है। मतलब सामान्य से अगर कोई अलग अवस्था आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये एबनॉर्मल है। तो उसी तरीके से अगर गुणसूत्रों की संख्या में, उनकी बनावट में कोई ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो सामान्यतः देखने को नहीं मिलते, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। मतलब कि डीएनए में होने वाले या गुणसूत्रों में होने वाले ऐसे बदलाव जिनका जो शारीरिक प्रक्रिया है या जो शारीरिक बनावट है उसका अलग प्रभाव पड़ता है, उसे हम उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। अगर पूरी प्रक्रिया को आपको अच्छे से समझना है तो आपको आनुवंशिकता के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी डीएनए के बारे में, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में भी होनी चाहिए, या किस तरीके से आनुवंशिक पदार्थ कार्य करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि हम ये जानते हैं, या हमने आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारी कोशिका के अंदर इस तरीके से केंद्रक उपस्थित होता है। इस केंद्र के अंदर हमारे पास इस तरीके से हमारा आनुवंशिक पदार्थ जो है वो उपस्थित होता है। अब ये आनुवंशिक पदार्थ हमारे पास क्या है? इसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। इसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। और अगर गुणसूत्र को हम मान लो गुणसूत्र को बाहर निकाल लेते हैं, मान लो इस तरीके से हमने गुणसूत्र को बाहर निकाल लिया है, तो इस गुणसूत्र का मान लो इतना सा हिस्सा हम जूम करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से हमारे पास डीएनए की संरचना देखने को मिलती है। और ये डीएनए जो है ये आगे चल के एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और ये एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। और उस प्रोटीन के आधार पे हमारे शरीर की जो शारीरिकी है, हमारे शरीर की जो आकारिकी है, मतलब जो बनावट है, वो सारी चीजें निर्धारित होती हैं। कितने सारे एंजाइम है, या मोस्टली कह सकते हैं लगभग सारे एंजाइम जो है, लगभग सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और अगर एंजाइम सही से काम कराना है तो आपके प्रोटीन सही तरीके से बने होने चाहिए। अगर प्रोटीन में अमाइनो अम्ल जो होते हैं या अमीनो अम्ल जो होते हैं, उनकी संख्या में या उनकी संरचना में, उनके स्थान में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो उसके फलस्वरूप हमारे पूरे एंजाइम की जो कार्यकी है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास डीएनए में कोई बदलाव होता है, अगर मान लो डीएनए में यहाँ पे कोई बदलाव हो गया जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, तो ये बदलाव इसके आरएनए में भी स्थानांतरित होगा। अगर हम इस तरीके से कहें कि ये बदलाव इसके आरएनए में भी जाएगा और ये बदलाव इसके इसका जो प्रोटीन बनेगा उसमें भी जाएगा। तो अगर बदलाव बेस पे ही है तो उससे निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा सिस्टम अगर काम कर रहा है, उस सिस्टम का जो नियम है अगर उसमें ही कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उसके बाद जितने भी लेवल पे उसका काम होगा उन सब में वो खामियां, वो कमियां देखने को मिलेंगी। तो ऐसा ही हमारे डीएनए के साथ भी होता है। इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है, किस तरीके से आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम इसके जो अगला अध्याय है जिसमें हम आणविक आधार पढ़ेंगे, जीवन
की इकाई का आणविक आधार पढ़ेंगे वो उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हमारे पास जो आनुवंशिक पदार्थ है उससे एमआरएनए बनता है और उसी एमआरएनए की सूचनाओं का प्रयोग करके हमारे पास प्रोटीन बनता है। तो अगर डीएनए की संरचना में कोई भी उत्परिवर्तन होता है, कोई भी ऐसा परिवर्तन होता है जिसकी वजह से प्रोटीन की संरचना में बदलाव होता है, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इस धरती पे अस्तित्व को बनाए रखने में प्रॉब्लम का कॉज कर सकता है या दिक्कत हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कि म्यूटेशन या जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन को ही इंग्लिश में ही हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन को इंग्लिश में हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? ये वो चेंज होता है, ये बदलाव वो होता है जो कि आनुवंशिक पदार्थों में आता है, जिसकी वजह से हमारे पास सामान्य से अलग अवस्थाएं आती हैं। कई बार जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है वो कुछ ऐसे बदलाव भी कर देती है जो कि इस धरती पर हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा सहायक होते हैं। और कभी कभी ये उत्परिवर्तन कुछ ऐसे बदलाव भी ला देता है जिसकी वजह से इस धरती पे उस जीव का बना रहना मुश्किल हो जाता है, उसकी इस धरती पे अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो म्यूटेशन एक तुक्का है, लग गया सही तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह हो गया। अगर गलत लगा तो सारी जो है नैया जो है वो डूब जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं म्यूटेशन का। म्यूटेशन होता कैसे है और कितने प्रकार के म्यूटेशन संभव हैं, इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में थोड़ी सी चीजें दी गई हैं। हम थोड़ा सा उसको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे म्यूटेशन अच्छे से उत्परिवर्तन समझ लिया तो जब हम छठवां अध्याय पढ़ेंगे, जब हम आणविक आधार पढ़ेंगे, तब आपको सहायता मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्परिवर्तन की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास कुछ अवांछित बदलाव हो रहे हैं हमारे आनुवंशिक पदार्थ में। अब ये बदलाव कितने तरीके से हो सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए मैं फिर से एक कोशिका बनाती हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई मानव कोशिका है और इस कोशिका के अंदर मान लेते हैं इस तरीके से केंद्रक उपस्थित है और इस केंद्रक के अंदर हमारे पास गुणसूत्र उपस्थित है। इस केंद्रक के अंदर हमारे पास गुणसूत्र उपस्थित है, इस तरीके से इस केंद्रक के अंदर हमारे पास गुणसूत्र उपस्थित है। आपको पता है कि मानव शरीर में हर कोशिका में जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम 23 जोड़ों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 के जोड़े में होते हैं। यहाँ पे 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 के जोड़े में उपस्थित होते हैं। सिंपल सी सामान्य सी बात है, कई बार हमने पढ़ा है। अब इस चीज को मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, जबकि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे मानव में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आपको बता रही हूँ। तो दोनों चीजों का बहुत ही गहरा संबंध है। संबंध क्या है दोनों चीजों में, आइए समझते हैं। सर्वप्रथम अगर किसी चीज में बदलाव हो रहा है या गुणसूत्रों में बदलाव हो रहा है, आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव हो रहा है, तो पहला तरीका यह है कि गुणसूत्रों की जो संख्या है उसमें बदलाव होगा। पहला क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होगा। कैसा हो, क्या कहां बदलाव होगा? गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होगा। गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होगा। गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होगा। और दूसरा हमारे पास क्या तरीका है? गुणसूत्रों की बनावट में बदलाव होगा। एक तो ये है कि हमारे पास जो गुणसूत्र है जिसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, उसकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। वो भी एक तरीके से म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। मान लो 46 क्रोमोसोम है, किसी तरीके से 47 हो गए, 45 हो गए। हो सकता है कि ये 46 क्रोमोसोम 92 हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स का नंबर अगर बढ़ता है या क्रोमोसोम का नंबर अगर घटता है तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ा उत्परिवर्तन होता है। पौधों में तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन के बाद भी पौधों का जीवन जो है चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे पौधे जो आप सामान्य लाइफ में अपने देखते हैं, प्रयोग करते हैं उनके उत्पादों का, उनके अंदर इस तरीके का उत्परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि उनके सरवाइव करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन मानवों में ऐसा उत्परिवर्तन बहुत कम अवस्थाओं में ही सर्वाइवल के योग्य होता है, अन्यथा उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हमारे पास इसके पहले भी 46 गुणसूत्र थे, या जैसे हम 23 जोड़े गुणसूत्र कह रहे हैं, वैसे ही 46 गुणसूत्र अभी भी उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पे बदलाव ये होगा कि इन गुणसूत्रों की बनावट में कोई परिवर्तन होगा।
मान लेते हैं कि कोई गुणसूत्र हमारे पास गुणसूत्र 5वां है, 7वां है, 10वां है, कोई भी गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र का मान लेते हैं हमारे पास ये इस तरीके से गुणसूत्र है, मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से गुणसूत्र है। हो सकता है कि इस गुणसूत्र का कोई हिस्सा डिलीट हो जाए या कोई हिस्सा यहाँ पे ना रहे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये गुणसूत्र में एक ये हिस्सा था, लेकिन इस पार्ट में वो हिस्सा क्या हो चुका है, वो हिस्सा नहीं आया है। तो ऐसे में क्या होगा कि उस हिस्से से जो प्रोटीन बन रहा होगा, उस हिस्से से जो लक्षण का निर्धारण हो रहा होगा, वो अब सही तरीके से नहीं होगा। अब ये निर्धारित करता है कि वो लक्षण सरवाइव करने के लिए कितना जरूरी था। अगर वो सब बहुत जरूरी चीज बना रहा था तो उस जीव की मृत्यु हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर उस लक्षण के बिना या उसके थोड़े से बदलाव हो जाने के बावजूद भी वो जीवन सरवाइव कर सकता है, तो वो जो जीव है वो इस धरती पे जिंदा रहेगा। तो ऐसे में पहली बात तो है गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव और दूसरी बात है गुणसूत्रों की बनावट में बदलाव। फिर मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको लिंकेज पढ़ाया था, संलग्नता पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि एक गुणसूत्र पे लगभग 1000 से ज्यादा जीन्स उपस्थित होते हैं। वो जीन्स क्या करते हैं, वो एक संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होते हैं जो कि किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं सिर्फ और सिर्फ 23 जोड़े और हमारे पास जीन लगभग 30,000 से 40,000 है। तो ऐसे में एक क्रोमोसोम्स के ऊपर हजारों से ज्यादा की संख्या में जीन्स उपस्थित होते हैं। अलग अलग क्रोमोसोम्स पे इन जीन की संख्या जो है वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, पर सामान्यतः एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक से बहुत ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या और जीन्स की संख्या उपस्थित होती है। तो अगर पूरे क्रोमोसोम्स की बनावट में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो जीन्स उपस्थित है, हमारे पास जो जीन्स उपस्थित हैं, जीन्स में अगर परिवर्तन होता है तो ये भी जीन्स में उत्परिवर्तन अगर होता है तो ये भी हमारे पास उत्परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आता है, जो कि हमें देखने को मिलता है अपने दिन प्रतिदिन की जो पेशेंट है या दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपको अब तक इतना समझ में आ गया होगा कि उत्परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, दूसरा क्रोमोसोम की बनावट में परिवर्तन और तीसरा जीन की संरचना में या जीन्स में उत्परिवर्तन। तो 3 प्रकार से आपके पास जो है वो उत्परिवर्तन संभव है। सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं जहां पे हम गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, या गुणसूत्रों का इसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ये समझते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में जो उत्परिवर्तन होता है ये 2 प्रकार से घटित हो सकता है। क्या क्या, आइए समझते हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी और दूसरे को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एक को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी, और एक को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी और दूसरा जो शब्द है उसके लिए हम यूज करते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, इसको इंग्लिश में भी आप यही प्रोनाउंसिएशन करोगे। पॉलीप्लॉइडी को हम इस तरीके से लिख देंगे कि ये है हमारे पास पॉलीप्लॉइडी और ये है हमारे पास एन्यूप्लॉइडी। ये है हमारे पास एन्यूप्लॉइडी। तो हमारे पास इस तरीके से 2 प्रकार की प्लॉइडी होती है या 2 प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या में उत्परिवर्तन हो सकता है। आइए समझते हैं कि पॉलीप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी से किस तरीके से अलग है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों का समुच्चय है, जिसे हम सेट कहते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो किसी कोशिका में 8 क्रोमोसोम है या मान लो किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, तो हो सकता है अगर 8 है तो अगली पीढ़ी में अगर किसी एक कोशिका के अंदर 16 क्रोमोसोम हो जाए और दूसरी कोशिका में कोई क्रोमोसोम ना हो, तो वो तो मर जाएगी। लेकिन अगर ये 16 कोशिका वाली 16 गुणसूत्रों वाली जिंदा रह जाती है, तो ऐसे में हमारे पास इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कोशिका है, हम एक नई पेज पे लेके इसको समझते हैं।
मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक कोशिका है जिसके अंदर गुणसूत्रों की अगर हम संख्या की बात करें, मान लेते हैं इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो हमारे पास 4 है। हम 4 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा हमें कम बनाना पड़े। मान लेते हैं कि इस गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर 4 है। जब ये कोशिका विभाजन में जाती है तो सर्वप्रथम क्या होता है, जब एस फेज आता है जिसे हम डीएनए की प्रतिकृतियन का फेज कहते हैं, जहां पे डीएनए अपनी कॉपीज बनाती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं वो अपनी कॉपी बना लेते हैं। वो अपनी क्या करते हैं, इस तरीके से वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड जिसे हम कहते हैं उनका निर्माण जो है आपके एस फेज में हो जाता है। ये है हमारे पास कोशिका विभाजन का एस फेज। उसके बाद आपको पता है कि जब कोशिका मियोसिस फर्स्ट में जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे जब ये मियोसिस फर्स्ट में जाती है तो हमारे पास इस तरीके से दो जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन दो कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिका के अंदर दो गुणसूत्र जाते हैं जो कि नॉन होमोलॉगस होते हैं, क्योंकि होमोलॉगस अगर 4 गुणसूत्र हैं तो 2 के जोड़े में होंगे, तो 2 इधर चले जाते हैं और 2 इधर चले जाते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है कि मान लो अब इस कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, इस कोशिका के अंदर जो है मान लो इस कोशिका के अंदर फिर से कोशिका विभाजन हुआ और किसी वजह से एक ही कोशिका के अंदर चारों के चारों गुणसूत्र आ गए। एक ही कोशिका के अंदर चारों के चारों गुणसूत्र आ गए, जबकि ये कोशिका कैसी है, ये कोशिका हमारे पास हमारी जर्म कोशिका है या फिर हमारे पास क्या है, युग्मक है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक का निर्माण होता है। अगर माता कोशिका के पास 4 गुणसूत्रों की संख्या है तो सामान्यतः अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें, अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि एक कोशिका के अंदर हमारे पास 2 गुणसूत्र जाते हैं और दूसरी कोशिका के अंदर भी हमारे पास 2 गुणसूत्र जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सामान्य अवस्था है। ये हमारे पास कैसी अवस्था है, सामान्य अवस्था है। लेकिन जब पॉलीप्लॉइडी होती है तो ऐसे में कुछ मान लो रसायनों का प्रयोग हो जाता है जिसकी वजह से ये जो गुणसूत्र हैं ये अलग अलग दिशा में स्थानांतरित नहीं हो पाते। तो यहाँ पे एक कोशिका में चारों क्रोमोसोम्स चले गए और एक कोशिका में कुछ नहीं गया। तो अब मान लो कि ये कोशिका किसी सामान्य कोशिका से के युग्मक से जब संलयित होगी, मान लो कि हमारे पास एक सामान्य कोशिका है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, इसके युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 है। जब ये इनसे संलयित होंगी तो यहाँ पे हमारे पास 2 के जगह क्या हो जाएगा, 4 के जगह जो है हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो जीव अब तक हमारे पास द्विगुणित था वो जीव अब कैसा हो जाएगा, वो हमारे पास त्रिगुणित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मान लो कि ये दोनों गुणसूत्र जो है, ये दोनों गुणसूत्र अलग होने वाले थे, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ से बने हैं, ये कहाँ से बने हैं, यहाँ से बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, इस तरीके से अगर हम बना लेते हैं तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और सिस्टर क्रोमैटिड्स पे हमेशा वही जीन के लिए इंफॉर्मेशन होती है जो कि दूसरे वाले पे होती है, क्योंकि ये डीएनए के प्रतिकृति से बने हैं, उनकी कॉपी है। तो इस आधार पे इस क्रोमोसोम्स के ऊपर भी वही सूचनाएं होंगी जो कि इस क्रोमोसोम्स पे होंगे, और जो एक और युग्मक आता है उसके ऊपर भी वही सूचनाएं होंगी। तो इसलिए एक लक्षण के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 गुणसूत्र रहते थे, वहां पे अब हमारे पास 3 गुणसूत्र जाते हैं। इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोशिका विभाजन में हमारे पास सही तरीके से विभाजन नहीं हो पाता है गुणसूत्रों का, किसी एक कोशिका में एक पूरा सेट एक्स्ट्रा चला जाता है, मतलब पूरा कोशिकाओं, पूरे युग्मक का जो समुच्चय है वो किसी एक कोशिका में चला जाए बजाय 2 कोशिकाओं में जाने की, तो ऐसे में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कोशिका में उनके पूरे समुच्चय के साथ बढ़ती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और इस तरीके की पॉलीप्लॉइडी जो है हमें पौधों में सामान्यतः देखने को मिलती है। जानवरों में या जंतुओं में इस तरीके की पॉलीप्लॉइडी संभव नहीं है कि कोई जीव जो है पॉलीप्लॉइडी की अवस्था के बाद भी जिंदा रहे, सरवाइव कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो पॉलीप्लॉइडी की जो अवस्था है वो सामान्यतः हमें पौधों में देखने को मिलती है। जो आप गेहूं का पौधा यूज करते हो उसकी प्लॉइडी 6x होती है, मतलब कि जहां पे हर जीव डिप्लॉइड है, मतलब 2x है उसके पास, हर गुणसूत्र के लिए 2 समुच्चय है, मतलब हर लक्षण के लिए उसके पास 2 एलील है, वहां पे गेहूं के पौधे के पास 6 एलील होते हैं, केले के पौधे के पास 3 एलील होते हैं। तो इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। समझ में आ गया? पॉलीप्लॉइडी, पॉली का मतलब होता है कई बार, प्लॉइडी मतलब एक ही सेट जो है वो एक से ज्यादा बार या 2 से ज्यादा बार जब प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। आइए समझते हैं एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। एन्यूप्लॉइडी वो अवस्था होती है जहां पे पूरा समुच्चय नहीं बदलता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संपूर्ण समुच्चय जो है, यहाँ पे क्या होता है,
संपूर्ण समुच्चय, संपूर्ण समुच्चय या कंप्लीट सेट का पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। मतलब कि जो पूरा सेट है वो फिर से उपस्थित हो जाता है, उनकी सेट की संख्या, समुच्चय की संख्या बढ़ जाती है। जबकि एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, किसी एक गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने ये जो अवस्था देखी, अगर इस अवस्था में हमने ये जो अवस्था देखी, अगर इस अवस्था में क्या होता कि ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये 3 एक में चला जाता और एक जो है वो दूसरे में आता। अगर इसी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 जो गुणसूत्र हैं वो किसी एक में चले जाते और एक गुणसूत्र जो है वो किसी एक में रहता। इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं कि हमारे पास 3 गुणसूत्र किसी एक में चले गए, 1 2, ये दोनों अलग होने चाहिए थे लेकिन ये दोनों एक ही में चले गए। इसका जो दूसरा वाला हमारे पासगुणसूत्र है, इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सही तरीके से जैसा होना चाहिए था उनका इस तरीके से विभाजन हुआ है। लेकिन ये वाले जो थे, जो हमारे पास ये वाला था, ये अलग अलग कोशिका में जाना चाहिए था, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश या कह सकते हैं कोशिका विभाजन में कोई त्रुटि के वश ये एक ही कोशिका में चलाया। तो अब आप देखते हो कि अगर हमारे पास सामान्य अवस्था में इसके पास 4 गुणसूत्र थे, तो ऐसे में मान लो कोई सामान्य युग्मक के साथ इसका संलयन होगा, और अगर कोई युग्मक सामान्य है, इसका मतलब है कि उसके पास एक ये वाला सेट होगा और उसके पास एक जो है ये वाला सेट होगा। एक हमारे पास अगर सामान्य युग्मक होगा तो उसके पास एक ये सेट होगा, एक ये सेट होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे पास जब इनका समुच्चय बनेगा तो जहां पे हमारे पास 4 गुणसूत्र होने चाहिए थे, वहां पे हमारे पास 5 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। तो जो एन्यूप्लॉइडी की प्रक्रिया होती है उनमें पूरा समुच्चय का पुनरावृत्ति नहीं होती, पूरी समुच्चय जो है वो एक कोशिका में बढ़ती या घटती नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई 1 या 2 क्रोमोसोम्स बढ़ या घट सकते हैं, किसी में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, कभी एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, और ऐसी अवस्था हमें मानवों के अंदर भी देखने को मिलती है। अनेक आनुवंशिक जो विकार हैं, आपको आपके इसी कक्षा में इसी अध्याय में आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइड। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होता है, गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होता है, ना कि समुच्चय में। संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी होता है, बढ़ोतरी या फिर घटोतरी होता है। मतलब उनकी पूरी संख्या, पूरा सेट नहीं बदलता, मतलब घटोतरी होती है समुच्चय में नहीं, मतलब पूरा सेट नहीं बदलता है, समुच्चय में बदलाव नहीं होता। यहाँ पे किसी 1 या 2 गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव हो जाते हैं, और ये सामान्यतः कोशिका विभाजन में त्रुटियों की वजह से होता है। तो उत्परिवर्तनवाद के सामान्य हमारे पास 2 प्रकार हैं। पहला हमने कहा पॉलीप्लॉइडी और दूसरा हमने कहा एन्यूप्लॉइडी, जब कोशिका की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में उत्परिवर्तन होता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास गुणसूत्रों की बनावट में परिवर्तन। आइए देखते हैं क्या बात कही जा रही है यहाँ पे। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्रों की बनावट में परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्रों की बनावट में। अब हम सारे गुणसूत्रों की बात करना छोड़ देंगे कि नंबर कितना है, बाकी सब कितना है। हम किसी एक गुणसूत्र की संरचना पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप अगला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आप गुणसूत्रों की संरचना के बारे में काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उतना समझते हैं जितना आपको इस टॉपिक को, इस विषय को समझने के लिए जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास गुणसूत्र होते हैं, जिनमें इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास जीन्स होते हैं। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। सामान्यतः हमने नाम दे दिया, ये कुछ अलग अलग जीन जो कि एक क्रोमोसोम्स पे, एक गुणसूत्र पे उपस्थित है, हमने उनको नाम दे दिया। अब ये उत्परिवर्तन किस किस तरीके के होते हैं आइए समझते हैं। पहला उत्परिवर्तन ऐसा होता है जिसे हम डिलीशन कहते हैं। इन शब्दों को आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको बहुत साधारणता तरीके से ये चीजें याद हो जाएंगी। इसे हम क्या कहते हैं, डिलीशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिलीशन। डिलीशन का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। डिलीशन का क्या मतलब होता है, डिलीशन का क्या मतलब होता है। डिलीशन का मतलब क्या समझ रहे, कुछ डिलीट हो रहा है।
तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्या होता है कि गुणसूत्रों में से कोई एक भाग जो है वो डिलीट हो जाता है, वहां से हट जाता है, वो भाग उन गुणसूत्रों में उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में इस चित्र को थोड़ा सा जो गुणसूत्रों का हमने बनाया है उसे इस तरीके से बना दे रहे हैं ताकि हमारे जो और जो प्रकार हैं उत्परिवर्तन के वो भी इसी में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखिए कि यहाँ पे मान लो हमारे पास जीन ए है, यहाँ पे जीन बी है और डायरेक्ट यहाँ पे जीन डी आ गया है। फिर हमारे पास यहाँ पे जीन ई है, जीन एफ है, जीन ए जी है और जीन एच है। तो इस प्रकार के गुणसूत्र में आप देख रहे हैं कि जहां पे आपके पास जीन सी था, जीन सी जो है वो यहां से डिलीट हो चुका है। एक मिनट, जीन सी जो है वो यहां से हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, डायरेक्ट हमारे पास जीन डी आ चुका है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम डिलीशन कहते हैं, जहां पे कोई एक जीन या डीएनए का या क्रोमोसोम का गुणसूत्र का कोई एक हिस्सा गुणसूत्र में से हट जाता है, निकल जाता है, इसे हम डिलीशन कहते हैं। डिलीशन के बाद एक और प्रकार का हमारे पास उत्परिवर्तन होता है जिसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन, कट कॉपी पेस्ट होता है ना, यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। डुप्लीकेशन की प्रक्रिया में क्या होता है आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से वही गुणसूत्र है जो कि हमने वहां पे इंगित किया है। इस प्रक्रिया में हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास ये गुणसूत्र ए है, ये बी है और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणसूत्र सी जो है वो 2 बार उपस्थित है। गुणसूत्र सी जो है वो 2 बार उपस्थित है। इसका मतलब है कि गुणसूत्र सी का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो चुका है। सामान्य अवस्था में गुणसूत्र सी में जो जीन सी है, सॉरी गुणसूत्र में जो जीन सी है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार उपस्थित होती है, लेकिन डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होने के पश्चात ये पार्ट, ये हिस्सा 2 बार उपस्थित होता है, तो इसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। एक और चीज होती है जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का क्या तात्पर्य है ये समझते हैं। इन्वर्जन का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास ये डीएनए है इस तरीके से। अब क्या हो रहा है कि डीएनए का एक हिस्सा मान लो इधर भी आगे कंटिन्यू है और इधर भी आगे मेरा इधर का हाथ कंटिन्यू है। तो डीएनए का मान लो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा डीएनए में से टूटेगा और ये 180 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा। बाप रे मेरा हाथ टूट जाएगा, मतलब इस तरीके से यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो मान लो हिस्सा है ये यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, उसके बाद ये अपने ही पोजीशन पे 180 डिग्री रोटेट करेगा और जहां से जुड़ा रहेगा ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ जाएगा। तो ऐसा जो तरीका होता है इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोर्शन होता है वो 180 डिग्री क्या करता है, रोटेट कर जाता है, 180 डिग्री घूम के फिर से आके वहीं पे लग जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या बदलाव होते हैं आइए समझते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे हमारे पास इस तरीके से एक है, इस तरीके से बी है, इस तरीके से सी है। अब यहाँ पे हमारे पास ई आ गया, यहाँ पे हमारे पास डी आ गया, यहाँ पे हमारे पास एफ आ गया, यहाँ पे हमारे पास जी आ गया और यहाँ पे हमारे पास एच आ गया। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए, इस पोर्शन पे, तो ये पोर्शन पहले कैसा था, ये पोर्शन पहले ऐसा था, ये पोर्शन यहाँ से कट हुआ, ये पोर्शन यहाँ से कट हुआ और ये जो है इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट होता है और यहाँ पे जाके लग जाता है। इस प्रकार का जो डीएनए म्यूटेशन होता है इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे हो, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमारा जो डीएनए में उत्परिवर्तन का तरीका है इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। हमारे पास जो अंतिम तरीका आपको यहाँ पे गुणसूत्र की बनावट में पढ़ना है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, इन सब शब्दों को आपको हिंदी में भी इसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन एंड डिलीशन। ट्रांसवर्शन या ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर के साथ। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो हम वहां पे अगर हम कोशिका इस तरीके से बना लेते हैं, तो जब हम कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन में जब हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन होता है मतलब मियोसिस होता है, तो उसकी प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिन कंडीशन होती है उसमें एक प्रक्रिया भाग लेती है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलोकेशन से कैसे अलग है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है कि जैसी प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन में हो रही है वैसी ही कुछ प्रक्रिया हमारे पास जो है क्रॉसिंग ओवर में भी होती है, बट इन दोनों में काफी परिवर्तन है। आइए समझते हैं।
क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। कुछ इस तरीके से कोशिका विभाजन की अवस्था में आ चुका है और इसने अपना क्या किया है, इसने अपना सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बना रखा है। इसने अपना क्या किया है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बना रखा है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। ये दोनों क्रोमोसोम फर्स्ट है और दोनों ने एस फेज में आके अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो चीज यहाँ पे उपस्थित होगी, इसका तात्पर्य ये है कि जो चीज यहाँ उपस्थित होगी वैसी ही सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, वैसी ही सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। जैसी संरचना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसी संरचना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वैसे ही हूबहू संरचना आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं, जबकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में समानता और असमानता दोनों हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी के भी साथ हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या होता है, इसके और इसके बीच में समानता भी हो सकती है और विभिन्नताएं भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ हिस्सा, कुछ जो एलील्स हैं वो दोनों में बिल्कुल सिमिलर हो और कुछ जो है वो थोड़े अलग हो, लेकिन इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता अगर हमारे पास डीएनए का जो कॉपी बना है वो सही तरीके से बना है। तो ऐसे में अगर हमारे पास जो होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं, हमारे पास जो समजात गुणसूत्र होते हैं, कौन से गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्रों में हमारे पास जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्रों में अगर उनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स में, उनकी जो बहन क्रोमैटिड्स है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, उनके अंदर उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मतलब जो उनकी बहन क्रोमैटिड्स नहीं है, उनके अंदर अगर डीएनए का स्थानांतरित होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है किसी वजह से ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ चला आया, ये वाला पोर्शन यहाँ लग गया टूट के और ये वाला पोर्शन यहाँ लग गया। इसका ये क्या है, क्यों होता है, जब हमने संलग्नता पढ़ी थी तो हमने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं क्योंकि मदर नेचर हमेशा वेरिएशन चाहती है। तो इन दोनों हिस्सों पे एक ही लक्षण के लिए जानकारी नहीं थी, तो कभी कभी कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में, पैकाइटिन कंडीशन में क्या होती है कि इस तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे हमारे पास समजात गुणसूत्र की जो नॉन होमोलॉगस क्रोमैटिड्स होती हैं उनके अंदर इस तरीके से आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो 100% जो है वो एक जैसी है, तो इनमें इस तरीके का चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। वेरिएशन तो यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफर होगा तब बनेगा, क्योंकि समजात गुणसूत्रों में विभिन्नता हो सकती है। अब अगर इसी बात को, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के स्थानांतरण को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जहां पे समजात गुणसूत्रों की जो नॉन होमोलॉगस क्रोमैटिड्स होती हैं उनके बीच में जब हमारे पास स्थानांतरण होता है तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब अगर हम क्रॉसिंग ओवर को समझ लिए तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जो पढ़ने आए थे, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कह रहे थे, उसमें और इसमें क्या परिवर्तन है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है आइए समझते हैं, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है आइए समझते हैं। समझिए कि हमारे पास ये एक कोशिका है, ठीक है, इसका केंद्रक है। इस कोशिका के अंदर जो है वो बहुत सारे गुणसूत्र हैं। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और ये इसका समजात गुणसूत्र है, ये इसका क्या है, समजात गुणसूत्र है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 है या 4 है, कोई सा भी क्रोमोसोम हम मान लेते हैं, और इसका क्या है, इसका कॉपी यहाँ पे उपस्थित है, इसका कॉपी यहाँ पे उपस्थित है। ये कोई फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये इसका क्या है, होमोलॉगस है, और ये मान लो कोई फिफ्थ क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलॉगस है। तो अगर डीएनए का स्थानांतरण, जैसे अगर हम मान लो इसका कुछ एक पोर्शन जो है वो कलर कर देते ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में इजी हो जाए। जैसे मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट क्रोमोसोम का क्यू और आर में है, ये हमारे पास फर्स्ट का क्यू आर में है और ये इसका क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये इसका क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। इतना पेशेंस नहीं अपने पास,
बट आई ट्राई कि मैं उसको थोड़ा कलर कर दूं। ये हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब अगर मान लो कि हमारे पास एक और क्रोमोसोम है जिसका सिस्टर क्रोमैटिड्स कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से हमारे पास इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स है, कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स है। कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अगर किसी वजह से यहाँ का कोई पोर्शन डीएनए का टूट के यहाँ जाके जुड़ जाता है तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ का यहाँ गया था तो यहाँ का यहाँ भी आया था, इसमें यहाँ का मान लो टूट के यहाँ चला गया, तो इसे हम क्या कहते हैं कि जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में डीएनए का ट्रांसफर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में डीएनए का इस तरीके से ट्रांसफर होता है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। और वहीं पे जब होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर ट्रांसफर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला था वो ट्रांसलोकेशन था, जहां पे दो अलग अलग गुणसूत्रों के बीच में डीएनए का स्थानांतरण होता है जिसकी वजह से हमारे पास उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हमारे पास जो अंतिम उत्परिवर्तन का विषय है उसके बारे में हमें काफी विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ये क्या है, जो हमारे पास अंतिम विषय है वो है हमारे पास जीन की संरचना में परिवर्तन। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जीन की संरचना में। अब जीन की संरचना में भी दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। जीन की संरचना में उत्परिवर्तन, जीन की संरचना में उत्परिवर्तन, संरचना में उत्परिवर्तन। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में। जीन की संरचना में किस तरीके से उत्परिवर्तन होता है। दो प्रकार के उत्परिवर्तन जीन की संरचना में होते हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के पहले हमें डीएनए से इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटीन के फॉर्म तक पहुंचती है ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक डीएनए की संरचना है, हमारे पास ये एक डीएनए की संरचना है। इस डीएनए की संरचना में आपको क्या समझना है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड बिल्कुल सिमिलर होते हैं। परिवर्तन कहाँ पे आता है, उनके नाइट्रोजनस बेस पे। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से, उन्हीं के सीक्वेंस से हमारे पास अलग अलग तरीके के जो क्रोमोसोम्स है या अलग अलग तरीके का जो जीन्स है उसका फॉर्मेशन होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक सीक्वेंस जो है वो अवेलेबल है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस जो है वो अवेलेबल है। इस तरीके से मान लो एक सीक्वेंस है जो कि डीएनए का है। अब इस डीएनए की संरचना से हमारे पास क्या बनेगा, इस डीएनए की संरचना से हमारे पास आरएनए बनेगा। इस डीएनए की संरचना से हमारे पास आरएनए बनेगा। और आरएनए कैसे बनता है, डीएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हमारे पास आरएनए होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि ए जो है वो हमेशा आरएनए के फॉर्म में यू से जुड़ता है, टी हमेशा ए से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, फिर जी हमेशा सी से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है, ए हमेशा यू से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, ए हमेशा यू से जुड़ता है, यू टी हमेशा ए से जुड़ता है और जी हमेशा सी से जुड़ता है। अब जब इस तरीके से आरएनए बन जाता है तब इससे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास जो सूचनाएं आरएनए के रूप में आती हैं उनकी 3-3 की कॉपी बनाई जाती है। उनकी क्या की जाती है, 3-3 की कॉपी बनाई जाती है। जैसे ये यूएसी है, ये सीजीए है, ये क्या है, ये है, और ये जो है हमारे पास ये। तो ऐसे में हमारे पास जो उत्परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। देखो ये जो 3-3 का ग्रुप बना है ना, इन हर ग्रुप के आधार पे हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है। ये जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते थे उनके आधार पे हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। और इन्हीं कॉम्बिनेशन का जो सीक्वेंस होता है इसी के आधार पे हमारे पास एक प्रकार का अमाइनो एसिड जुड़ता है जिससे प्रोटीन की संरचना बनती है। तो अगर इस सीक्वेंस में, इस संरचना में कोई परिवर्तन हो जाता है तो जहां जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो इस बीच में से सी जो है वो जो है बदल के यहाँ पे मान लो सी यहाँ से गायब हो गया,
अगर यहाँ से सी गायब हो गया तो पहला जो 3 का कॉम्बिनेशन वो बनेगा, किसका बनेगा, यूएसी का बनेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो जीएसी का बनेगा। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो जीसीयू का बनेगा। और चौथा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एसी और आगे जो उपस्थित होगा उसका बनेगा। तो अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड कट जाता है या एक भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है तो उससे पूरी की पूरी अमाइनो एसिड की जो श्रृंखला है उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में देखिए, हमारे पास दो प्रकार के जीन की संरचना में परिवर्तन होता है। एक क्या होता है, किसी एक को हटा के किसी एक को लगा दिया। जैसे यहाँ पे पहले सी प्रेजेंट था, अगर मान लो मैंने यहाँ पे सी हटा के ए लगा दिया या सी हटा के मान लो यहाँ पे मैंने जी लगा दिया, तो जहां पे पहले यूएसी के लिए कोई दूसरा प्रोटीन आता था, पहले यूएसी के लिए कोई दूसरा प्रोटीन आता था, लेकिन अब ये परिवर्तित होके क्या हो गया है, यूएजी हो गया है। अब ये परिवर्तित होके यूएजी हो गया है। तो ऐसे में अगर यूएजी लग गया यहाँ पे तो यहाँ पे अमाइनो एसिड बदल जाएगा। और इस प्रकार का उत्पन्न, देखिए ये तो यहाँ वाला अमाइनो एसिड बदलेगा लेकिन आगे का कोई अमाइनो एसिड नहीं बदलेगा। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु का मतलब क्या है कि जहां पे उत्परिवर्तन होगा बदलाव सिर्फ और सिर्फ वहीं पे होंगे। और कई कई बार तो बिंदु उत्परिवर्तन, जैसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, एक बीमारी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे पास हमारी जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं वो अपना ओवल शेप छोड़ के हसिया आकार की हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है, जो पूरा प्रवाह है वो बाधा करता है। सिर्फ एक इसी पर मतलब मान लो इस तरीके से एक कोई संरचना बदल गई, उसके वजह से हमारे पास पूरी की पूरी हमारे शरीर में जो रक्त संचार की व्यवस्था है वो गड़बड़ा सकती है। अब दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, अगर हम दूसरे तरीके को समझने की कोशिश करें, उसे हम कहते हैं, उसका नाम पहले लिख लेते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम आप लिख लेते हैं इंग्लिश में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश के वर्ड ही यूज करते हैं लेकिन हम उसे हिंदी में लिख देते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हिंदी में भी हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है इस संरचना में। इस संरचना में हो सकता है कि कोई एक अमाइनो एसिड और कोई एक न्यूक्लियोटाइड, चाहे दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए या हट जाए। तो इसकी वजह से हमारे पास पूरी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे से जी, पहली अवस्था में मान लेते हैं कि यहाँ पे से जी जो है, यहाँ से जो जी है वो डिलीट हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे जो जी था वो डिलीट हो गया, या जहाँ पे जो सी था वो, यहाँ पे हमारे पास पहले सी था, वो सी मान लो यहाँ से डिलीट हो गया। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास जो आरएनए बचेगा वो क्या होगा, यू ए सी, जी ए सी, जी सी यू और ए सी। तो ऐसे में हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो इसके बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इसके बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले जहाँ पे सी जी ए को कोड करने वाला अमाइनो एसिड लगता था, वहां पे अब जी ए सी को कोड करने वाला अमाइनो एसिड लगेगा। पहले जहाँ पे सी जी सी का कोड करने वाला अमाइनो एसिड था, वहां पे अब जी सी यू को कोड करने वाला अमाइनो एसिड लगेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज ऐड हो जा रही है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज जो है वो ऐड हो जा रही है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई जो है वो ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ जो है वो ऐड हो जा रहा है, इस तरीके से हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐड हो जा रहा है, जैसे हमारे पास क्या है, यूएसी है, मान लो यहाँ पे एक सी और ऐड हो गया, फिर क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूएसी, फिर जीएसी, फिर जीसी यू और यहाँ पे एसी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सी ऐड हो गया, तब क्या परिवर्तन आएंगे, परिवर्तन ये आएगा कि पहला ये सीक्वेंस हो जाएगा, दूसरा हमारे पास जो है वो ये सीक्वेंस हो जाएगा, तीसरा हमारे पास ये सीक्वेंस आएगा, चौथा हमारे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सी तो मान लो नेचुरल कंडीशन में था ही, मान लो कुछ और भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी श्रृंखला जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास उत्परिवर्तनवाद के आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। उत्परिवर्तनवाद को मैंने काफी विस्तार में समझा दिया। एनसीईआरटी की हर लाइन अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किसके बारे में बात कर रहा है। अब जो हम अगला अध्याय पढ़ेंगे या अगला जो विषय पढ़ेंगे वो है हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री क्या होती है, देखिए मेंडल ने जो काम किया वो मटर पे किया,
ड्रोसोफिला ने जो काम किया वो सॉरी मॉर्गन जी ने जो काम किया वो ड्रोसोफिला पे किया। लेकिन हमें आनुवंशिकता जो है वो मानव के ऊपर किस तरीके से काम करती है अगर इसका अध्ययन करना हो, तो क्या जिस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस कर रहे थे कि किसी संतति का उसकी 2 पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन की किसी सॉरी उसका जो होमोजाइगस पैरेंट था, उसका जो रिसेसिव होमोजाइगस पैरेंट था उससे रिप्रोड्यूस कराएँ। मतलब किसी लड़के का या किसी बच्चे का उसकी नानी से या उसकी दादी से, उसके दादा से किसी से रिप्रोडक्शन कराना क्या संभव है? मानव की अवस्था में ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी अवस्था ये है कि जो जो इंसान या जो साइंटिस्ट इसके मानव के आनुवंशिकी के ऊपर अध्ययन करेगा, उसकी भी जीवन अवधि लगभग उतनी ही होगी जितनी जिस जीव के ऊपर वो अध्ययन कर रहा है। तो इस तरीके से आनुवंशिकता को अध्ययन करना मानव में उतना सहज नहीं था जितना हमने पौधों पे या कीटों के ऊपर करके देखा। तो इस तरीके से मानव के अंदर आनुवंशिकता के प्रभाव को समझने के लिए हमने कुछ चित्रीय रूप के बारे में चित्रीय रूपरेखा तैयार की है, जिसके आधार पे हम समय टू समय जो है किस तरीके से आनुवंशिक पदार्थ का किसी एक परिवार में किसी एक जो मतलब किस तरीके से उनका स्थानांतरण होता है बीमारियों का, अच्छी लक्षणों का, वो सब हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो अगली कक्षा आपकी होगी पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके के अगर माता-पिता हैं, उनके अगर लक्षण हैं, तो बच्चों में ऐसे लक्षण आए हैं। अगर बच्चों में कोई लक्षण आए हैं, तो उनका उनके माता-पिता में क्या होने की कोई संभावना थी। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं क्यूरियोसिटी से भरे हुए विषयों के बारे में हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे हम कल की कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।